अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्लाह का, हम लोग भी सब ठीक ठाक हैं। थंबनेल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज का व्लॉग किस टॉपिक पर होने वाला है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा 20 मिनट्स हाउस क्लीनिंग रूटीन। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं आज के व्लॉग की तरफ। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 बजे का। मेरे दोनों छोटू उठ गए हैं और इन दोनों को ही मैं ब्रेकफास्ट बना करके देने लग गई हूँ। तो आज मैं इन दोनों को पराठा अंडा बना करके दे रही हूँ। वैसे तो मेरी डेली की जो रेगुलर हाउस क्लीनिंग है उसको करने में मुझे कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है, लेकिन कभी जब भी मुझे कहीं जाना होता है या मैं बीमार होती हूँ तो ना मैं सिर्फ 20 मिनट्स में अपना काम निपटा लेती हूँ और ऊपरी सफाई कर लेती हूँ। मेरी बड़ी बेटी कुलसुम, उसके टाइम तो मैं इतना फटाफट काम कर लिया करती थी और इतना ज़्यादा कुछ पता ही नहीं चलता था। ज़रा में काम हो जाता था, ना हाथ दुखना, ना पैर दुखना, ना कमर दुखना। लेकिन जब से मेरे ये 2 छोटू ट्विंस हुए हैं तब से मेरी ना बैक में पेन रहने लगा है। ट्विंस के बाद से ही बैक पेन होने का रीज़न मैं कुछ एनेस्थीसिया जो दिया जाता है उसको भी मानती हूँ, क्योंकि लोगों के एनेस्थीसिया जो है एक ही लगाया जाता है। लेकिन मैं ना उस टाइम रो रही थी कि अब मेरी चीरा फाड़ी हो जाएगी, मेरे को कट किया जाएगा। तो इसीलिए मैं उस चक्कर में रो रही थी यही सोचते हुए, और एनेस्थीसिया जो था वो गलत लग गया था। जहाँ लगना था स्पाइन के बिल्कुल सेंटर में लगना होता है वो, और जहाँ लगना था वो नहीं लग पाया वहाँ। तो फिर से उन्होंने डबल से उसको लगाया। नॉर्मली सभी को एक ही लगाया जाता है और मेरा ना एक ही बार में 2 लगा दिए गए, इसीलिए मेरी बैक पे ना बहुत ज़्यादा पेन रहता है। इसीलिए वीक में कभी जब भी अगर ज़्यादा बैक पेन हो रहा होता है तो मैं फुल हाउस क्लीनिंग नहीं करती हूँ, ऊपरी सफाई थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। उसी से ही मेरा घर जो है वो नीट एंड क्लीन दिखने लग जाता है। जो मंथली क्लीनिंग होती है, वीकेंड क्लीनिंग होती है, वो तो अलग ही है। लेकिन कभी जब भी अगर मैं कहीं जाना हो या फिर अगर मेरी बैक पेन कर रही हो तो मैं इस तरह से ऊपरी सफाई कर लेती हूँ और घर जो है स्पार्कलिंग क्लीन हो जाता है, बिल्कुल चमचमा जाता है। तो यहाँ पर मैंने अपने दोनों बच्चों को जो है नाश्ता दे दिया है बना करके, और पराठे के मैंने 1 बाइट कर दिया है जो कि उठाना खाना बच्चों को इजी हो जाएगा। और अंडे में से मैंने हाफ़ कर दिया है, क्योंकि एक ही अंडा दे दो तो ये लोग लड़ते ज़्यादा हैं, खाते कम हैं। इसीलिए इन दोनों को ना मैं बिल्कुल सेपरेट करके देती हूँ सारी चीज़ें। खाना वगैरह सारा कुछ बन जाने के बाद अब इधर मैं आ गई हूँ किचन साफ़ करने। तो यहाँ पर ना मैं गैस स्टोव के ऊपर गीला कपड़ा करके फेर देती हूँ और उसी से ही ना ये ईजिली साफ़ हो जाता है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। और आज जो था गैस स्टोव इतना ज़्यादा मैसी भी नहीं लग रहा था, तो इसीलिए मैंने इसको गीले कपड़े से ही साफ़ कर दिया। अगर ज़्यादा गंदा हो रहा होता है तो चाहे बैक पेन हो रहा हो तब भी इसको मैं प्रॉपर साफ़ करती हूँ। प्रॉपर साफ़ करने के लिए इसको मैंने डिशवॉशर बार के साथ में स्क्रबर से घिस देती हूँ अच्छी तरह से, जिससे कि ये ईजिली नीट एंड क्लीन हो जाता है और इसके ऊपर जितना भी ऑयल वगैरह गिरा हुआ होता है ना वो सारा निकल जाता है ईजिली। फ्रिज में से भी बार बार इन लोगों को कुछ निकालना होता है तो उसके ऊपर भी काफ़ी फिंगरप्रिंट बन जाते हैं बच्चों के, तो उसको भी मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ डेली। इसी के साथ साथ जो मेरा ड्रेसिंग टेबल है उसका ग्लास भी ये लोग काफ़ी गंदा कर लेते हैं, सॉरी मिरर, तो उसको भी मुझे साफ़ करना होता है डेली। अगर एक दिन भी साफ़ ना करूँ तो उसका मिरर ये लोग इतना ज़्यादा गंदा कर देते हैं। फ्रिज के ऊपर भी काफ़ी डस्ट हो जाती है, क्योंकि किचन में विंडो और डोर दिया हुआ है तो उससे काफ़ी हवा आती है और हवा के थ्रू जाहिर सी बात है डस्ट तो आना ही है। तो इसीलिए फ्रिज के ऊपर भी मुझे रोज़ क्लीनिंग करना होती है, और जो अलमारियाँ दी हुई हैं किचन में उसको भी मुझे रोज़ ही क्लीन करना होता है। और जो कुलसुम की स्टडी टेबल है वो तो गंदी होना ही होना है, इस पे डस्ट भी होती है और बच्चों के फिंगरप्रिंट तो अनगिनत होते हैं, क्योंकि इसी पे ही ये लोग बैठते हैं उठते हैं। और कुलसुम बैठी हुई होती है ना तो ये दोनों भी इसी के पास रहते हैं, तो इस पे तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा गंदगी की हुई होती है इन तीनों ने। और पेंसिल स्टैंड ये सारा कुछ जितना भी मैं अभी क्लीन करके प्रॉपर जमा करके जा रही हूँ ना, अभी 5 मिनट बाद लौट के आऊँगी तो फिर से मुझे वैसा ही मिलेगा। अभी छोटे हैं ना इसीलिए शायद इतना ज़्यादा सेट नहीं रहने देते हैं ये लोग घर को, शायद बड़े हो जाएंगे तो फिर ऐसा ना करें। लेकिन अभी हाल फिलहाल ये लोग बहुत ही ज़्यादा गंदगी करते हैं घर में, इसी के साथ ना घर को बहुत ज़्यादा उलट पुलट सा कर देते हैं। थोड़ी बहुत डस्टिंग क्लीनिंग के बाद अभी कुलसुम आ गई हैं और इनके अब्बा घर का कुछ सामान लेकर के आए हैं, तो जो ख़त्म हो गया है उसको मैं रिफ़िल कर दूँगी और ये सारा सामान जगहों पर सेट कर दूँगी। इधर मेरा एक पार्सल आया था, इसको मैं अनबॉक्सिंग कर रही थी तो मैंने कहा चलें इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करा जाए। आप लोग सोचते होंगे मंथ के स्टार्टिंग में ही मैं इतने ज़्यादा ऑनलाइन प्रोडक्ट क्यों मंगवा लेती हूँ। तो क्या है कि मेरे हस्बैंड जो है मंथ के स्टार्टिंग में ही मुझे कुछ पॉकेट मनी देते हैं मंथ की, तो बस वही पॉकेट मनी से ना मैं ये अपना किचन का या फिर घर का ऑर्गेनाइजेशन का सामान मंगवा लेती हूँ। हर एक इंसान का कुछ ना कुछ अपना अलग एक शौक होता है, तो मेरे ना कोई भी एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ शौक नहीं है, ना ही मेकअप का, ना ही कपड़ों का, ना ही फुटवेयर का। जो भी मेरे पास मनी कलेक्ट की हुई होती है बस उसी
से ही मैं अपने ये प्रोडक्ट मंगवा लेती हूँ ज़रूरत के। तो आप इसको घर को मेंटेन करना समझ लें या फिर मेरा शौक़ समझ लें, बस यही छोटा सा शौक़ है मेरा कि घर अच्छा दिखे, घर को मैं मेंटेन करके चलूँ, ऑर्गेनाइज़ करके चलूँ, मेरा किचन अच्छा दिखे, बस यही कुछ छोटा मोटा सा शौक़ है मेरा। तो बस वही मैं प्रोडक्ट मंगवाती रहती हूँ घर से रिलेटेड। तो आज मैंने ना यहाँ पर एक एप्रॉन मंगवाया है जो कि बहुत ही प्यारा सा कलर है, ब्लैक एंड रेड मेरा फेवरेट कलर है। और इसी के साथ ना इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, मोटे कपड़े का है और इसके पीछे एक बहुत ही अच्छा सा प्लास्टिक शीट लगा हुआ है। तो आप इसको पहनकर कुकिंग करें या डिश वॉश करें, आपके कपड़े जो हैं बिल्कुल भी वेट नहीं होंगे या बिल्कुल भी गीले नहीं होंगे। मंथली और वीकेंड वाली क्लीनिंग ही मेरी इतनी ज़्यादा प्रॉपर हो जाती है कि हफ्ते में एक आध बार अगर मैं 20 मिनट्स वाली क्लीनिंग करूँ ना, उसी से ही मेरा घर आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन और स्पार्कलिंग वाला क्लीन हो जाता है। यहाँ पर मेरी 20 मिनट्स क्लीनिंग कंप्लीट हो गई है और इधर हुज़ैफा हुमैरा का भी ब्रेकफास्ट फिनिश हो गया है। इधर कुलसुम भी स्कूल से आ गई हैं, मैंने इन तीनों के कपड़े निकाल दिए हैं। कुलसुम के साथ ही इन दोनों को मुझे नहलाना होता है, अगर पहले से नहला के बिठाल दूं तो फिर कुलसुम के आने के बाद इन दोनों को भी नहाना होता है, तो डबल नहाना हो जाता है, तो फिर सर्दी होने का डर होता है, इसीलिए मैं ना उसके आने के बाद इन दोनों को नहलाती हूँ। कुलसुम के स्कूल से आने से पहले ही मेरा झाड़ू, बर्तन, डस्टिंग, पोछा और लंच वगैरह सारा रेडी हो जाता है, क्योंकि स्कूल से आते से ही ना इसको ज़ोरों की भूख लगी हुई होती है, तो मैं फटाफट से इसको नहला कर खाना दे देती हूँ। बाहर जोरों की बारिश हो रही है। कुलसुम के अब्बा कुलसुम को रेनकोट पहनवा के लेकर के आए हैं, तो मैंने थोड़ा गर्म पानी कर लिया है। इन लोगों को हल्के गर्म पानी से नहलाऊंगी मैं। अभी ये तीनों दिन का सो कर के उठे हैं, तो अभी मुझे देना है इन तीनों को इवनिंग स्नैक। तो यहाँ पर मैं बनाने लग गई हूँ आज बासबूसा। बासबूसा ना मेरे तीनों ही बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, इवन मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड भी बहुत ही मज़ों से इसको खा लेते हैं। तो ये अक्सर मेरे घर में बनता ही रहता है और बनाना भी ईजी है, तो इसको मैं ना अलग अलग ट्विस्ट देते हुए बनाती रहती हूँ। इससे पहले आपने देखा होगा मैंने रेसिपी भी डाली हुई है अपने कुकिंग चैनल पर, ऑरेंज फ्लेवर में मैंने बासबूसा बनाया था। उससे पहले भी मैं सिंपल बासबूसा की रेसिपी दे चुकी हूँ। तो आज के बासबूसा में भी मैं डिफरेंट फ्लेवर और टेस्ट देने वाली हूँ। तो आज का जो फ्लेवर होगा वो होगा रसमलाई बासबूसा केक। तो जिसके लिए यहाँ पर मैंने 1.5 कप मोटी वाली सूजी ले ली है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी ना हो तो आप बारीक वाली भी ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट और बेस्ट टेस्ट के लिए आप कोशिश कीजिएगा मोटी वाली सूजी लें, उससे इसमें एक अच्छा सा दानेदार सा और क्रंची सा टेस्ट आ जाता है। सूजी ऐड करने के बाद इसमें मैंने आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करा है। डेसिकेटेड कोकोनट बासबूसे का मेन इंग्रेडिएंट है, इसी से ही उसमें एक अच्छा सा टेस्ट और दानेदार सा टेक्सचर आता है। उसके बाद इसमें मैंने आधा कप पिसी हुई चीनी ऐड करी है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको कप से मेजर करके बता रही हूँ, जिससे आपको मेजर करना और ऐड करना इजी रहे। अगर आपके पास मेजरिंग कप्स ना हो तो आप टेंशन ना लें, आप घर की कोई भी कटोरी ग्लास से ऐड कर लीजिएगा, उसी से ही आप ये सारी चीज़ें मेजर करके ले सकते हैं। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करा है। आप अपनी पसंद का, मर्जी का कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, चाहे वो वनीला एसेंस हो, चाहे वो पाइनएप्पल एसेंस हो, केवड़ा वाटर हो, इलायची पाउडर हो। उसके बाद इसमें मैंने आधा कप रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं, बटर भी ऐड कर सकते हैं। बासबूसा जो है वो एक मिडिल ईस्टर्न डेजर्ट रेसिपी है, जो कि बहुत ही मज़े की और बहुत ही इजीली बन जाती है। सारी चीज़ें ऐड करो, मिक्स करो और पकने छोड़ दो और ये इजीली बन करके तैयार हो जाता है। अब इसमें मैं 1 कप फुल फैट दूध ऐड कर रही हूँ, जो कि रूम टेम्परेचर पर है। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करके इसका एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बैटर रेडी कर लूँगी। सूजी हुआ या आटा हुआ या बेसन हुआ, इसको यूज़ करने से पहले ना मैं एक बार छान लेती हूँ, जिससे कि इसकी जितनी भी इम्प्योरिटी वगैरह है ना वो सारी निकल जाती है। तो बस यहाँ पर हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने नॉन स्टिक सॉस पैन में ट्रांसफ़र कर दिया है, जिसको मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया है। नॉन स्टिक है तो इसमें जलेगा नहीं, फिर भी एहतियात के तौर पर इसको मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल से। दूसरी तरफ इधर एक पैन को मैंने हाई फ्लेम पर प्री हीट कर लिया था 5 मिनट पहले। इसको मैं इसके ऊपर रख दूँगी, इसको कवर करके अब मैं पका लूँगी कम से कम लो टू मीडियम फ्लेम पर 30 से 35 मिनट तक। तो यहाँ पर इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकते हुए 30 से 35 मिनट हो गए हैं। गैस की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूंगी और इसको हल्का सा ठंडा कर लूँगी। ठंडा हो रहा है दूसरी तरफ, इसके लिए हम एक शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सॉस पैन ले लिया है। इसमें मैंने 1 कप चीनी ऐड करी है, 1 कप ही पानी ऐड कर दिया है। अब इसमें मैं कुछ ड्रॉप्स लेमन की ऐड कर रही हूँ, जिससे कि ये ठंडी होने के बाद जमेगी नहीं, यानी कि क्रिस्टलाइज नहीं होगी। अब इसमें मैं कुछ ड्रॉप्स वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ। ज़्यादातर ना मैं वनीला या फिर पाइनएप्पल एसेंस का ही यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह केवड़ा वाटर, इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं।
इधर ये बासबूसा भी हल्का सा ठंडा हो गया है। ठंडा हो जाने के बाद ही इसको डीमोल्ड कीजिएगा, तभी ये इजीली कट पाएगा और इसके पीसेस हो पाएंगे। अगर आप इसको गर्म में ही कट करेंगे ना तो ये बिखरने जैसा लग जाता है, इसीलिए इसको हल्का सा ठंडा करने के बाद ही डीमोल्ड करके कट कीजिएगा। और हाँ, इसको बेक करने के बाद जब आप इस तरह से इसको चेक करें तो आपकी नाइफ़ जो है इस तरह से बिल्कुल क्लीन आना चाहिए। अगर आपकी नाइफ़ ज़रा भी गीली आती है तो आप इसको कवर करके 10 से 12 मिनट और पका लीजिएगा लो टू मीडियम फ्लेम पर। इधर शुगर सिरप को भी मैंने 4 से 5 मिनट तक पका लिया है। इसकी हमें कोई ख़ास एक तार आधा तार की चाशनी नहीं बनाना है, बस हल्की सी चिपचिपी हो जाने तक ही इसको हमें पकाना है। और ये चिपचिपी हो गई है तो अब यहीं मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। अब इधर मैं इंस्टेंट रबड़ी तैयार कर रही हूँ, क्योंकि बासबूसे को आज मैं ना रसमलाई का टेस्ट देने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने दूध ले लिया है 1 कप फुल फैट, और जो सॉस पैन में मैंने शुगर सिरप तैयार करा था, बस उसी शुगर सिरप में से मैंने आधा कप के करीब शुगर सिरप इसी में ले लिया है। अलग से इसमें मैं चीनी ऐड नहीं करूँगी, यही शुगर सिरप में मैंने दूध ऐड कर दिया है। अब इसमें मैं 1/4 कप यानी कि 4 टेबल स्पून दूध के ऊपर से उतरी हुई मलाई ऐड कर रही हूँ। मलाई ऐड करने के बाद इसमें मैं 2 पाउच यानी कि 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह खोआ यानी कि मावा भी ऐड कर सकते हैं। इससे रबड़ी में एक अच्छी सी थिकनेस और मलाईदार टेक्सचर आ जाता है। तो अगर हो तो ऐड कर लीजिएगा, नहीं हो तो आप इसको कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हैं। फ्लेवर के लिए इसमें मैं कुछ ड्रॉप्स केवड़ा वाटर ऐड कर रही हूँ और 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर ऐड करा है, जिससे कि इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाएगा, येलोइश कलर की हो जाएगी ये, जैसे कि रबड़ी होती है। अब इन सभी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर लगातार स्टर करते हुए पका लूँगी जब तक कि दूध की कंसिस्टेंसी जो है वो गाढ़ी नहीं हो जाती। बिल्कुल इसी तरह की कोटिंग कंसिस्टेंसी होना चाहिए इसकी। इधर बासबूसा भी रेडी है, शुगर सिरप भी रेडी है। अब इन सभी चीज़ों को हम सर्व कर लेंगे। बासबूसा जो है वो ठंडा हो गया है, लेकिन शुगर सिरप जो है वो काफ़ी अच्छी तेज़ गर्म है। और बासबूसा या शुगर सिरप इन दोनों में से कोई एक चीज़ गर्म होना चाहिए, तभी इसके अंदर तक शुगर सिरप जो है वो जा पाएगी। शुगर सिरप ऐड करने के बाद इसके ऊपर मैं रबड़ी ऐड कर दूंगी और इसको मैं कट करके अपने बच्चों को सर्व कर दूंगी। बहुत ही मज़ों का ये बना था, बच्चों ने बहुत ही इसको एंजॉय करा और बार बार किचन में आ रहे थे, अम्मा बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, जल्दी से दे दीजिए जो भी बनाया है आपने। मैंने ना इन तीनों को बताया नहीं था कि आज मैं क्या दे रही हूँ इवनिंग स्नैक में। मैंने कहा सरप्राइज़ है तुम लोगों के लिए। तीनों को जब मैंने ये कट करके दिया तो बहुत ही खुश हो गए थे, क्योंकि इन लोगों के लिए सरप्राइज़ था और तीनों को ही ये ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये तीनों इसको ना केक बोलते हैं, तो बहुत ही खुश हो गए थे ये तीनों। फाइनली इसको मैंने थोड़े से चॉप किए हुए काजू और पिस्ता बादाम से सर्व कर दिया है। ड्राई रोज़ पेटल्स ऐड कर दिए हैं, आप चाहें तो फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं रोज़ पेटल्स, या फिर रोज़ पेटल को कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है, जल्दी से बन जाता है। इसी के साथ साथ सूजी का होता है ना, तो आपके बच्चों के लिए हेल्दी ऑप्शन भी है। इस तरह से रसमलाई की तरह इसको मैंने पहली बार ट्राई करा और ये ट्रायल रेसिपी बहुत ही मज़े की रही, बहुत ही टेस्टी बना था ये। वाकई में किसी रसमलाई से ही कम नहीं लग रहा था। लास्ट सितंबर चल रहा है और बारिश अभी भी कंटिन्यू हो रही है और आज ना पूरा ही दिन बारिश होती रही, तो मेरे तीनों ही बच्चों को काफ़ी तेज़ सर्दी लग रही थी और बोल रहे थे अम्मा आज बहुत ही तेज़ सर्दी लग रही है। और हवा भी आज काफ़ी तेज़ थी, तो ठंडक थी मौसम में। तो इन तीनों के ही आज मैंने विंटर क्लॉथ्स निकाल लिए और रात में भी ये लोग ओढ़ कर नहीं सोते हैं, तो इनके अब्बा बोल ही रहे थे इनर वगैरह निकाल लो, रात में पहना के सुला दिया करो। रात में ओढ़ते नहीं हैं ये तीनों, खुले रहते हैं रात भर, तो इसीलिए मैंने और निकाल लिए। मैंने कहा चलो रात में तो काम आ ही जाएंगे। और मेरे तीनों बच्चों का ना ऐसा है, स्टार्टिंग में बड़े ही एक्साइटेड रहते हैं बारिश को लेकर, सर्दी को लेकर, गर्मी को लेकर। तो अभी ये तीनों ना बोल रहे थे अम्मा मुझे स्वेटर पहनना है, सर्दी लग रही है, तो मैंने तीनों को पहना दिया। लेकिन फिर बाहर खेलने गए तो गर्मी लगने लगी, 5 मिनट बाद ही इन लोगों ने आकर के उतार दिए स्वेटर्स। तो फाइनली इधर हो गया है डिनर का टाइम। मैंने डिनर रेडी कर लिया है। डिनर में आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, दाल चावल पापड़ वगैरह फ्राई करे हैं। दिन की रोटी थोड़ी रखी हुई थी, तो इनके अब्बा को मैं रोटी ही दे दूँगी, हम लोगों का तो चावल से भी हो जाता है काम। इधर हस्बैंड भी आ गए हैं, मैंने कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मंगवाई थी तो वो ये लेकर के आ गए हैं। तो अभी मैं इनको जगहों पे सेट कर दूंगी। खाना खाने के बाद ये तीनों फिर से कहने लगे और खाना है हमें केक, तो यहाँ पर मैंने इन तीनों को केक दे दिया है फिर से। और जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा केक फिनिश हो चुका है, बस इतना सा पीस बचा हुआ है, वो भी मैंने बोला है कि अब्बा के लिए रहने दो अब, नहीं तो ये भी ख़त्म हो जाना था। इतना ज़्यादा पसंद है इन तीनों को ये।
बासबूसा शुगर सिरप तो फिनिश हो गया था, इतनी सी रबड़ी बच गई थी तो इसको मैंने एयर टाइट बॉक्स में डालकर फ्रिज में रख दी है। मैंने कहा इससे कुछ और बना लूँगी मैं। तो बस इसी के साथ आज के व्लॉग को यहीं पर मैं कर रही हूँ एंड उम्मीद है हमेशा की तरह आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दिया करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है या अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसको आपको लाजमी प्रेस करना है, क्योंकि उसी से ही आपको मेरे लेटेस्ट व्लॉग के नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंचेंगे या टाइम पर मिलेंगे। और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना या फिर सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना ना कम्प्लीटली फ्री है, सो काइंडली इसको जल्दी से प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।